प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हनुमान क्लासेज में आपका सबका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापत। देखो हमने पहला पार्ट यूनिट अपन ने खत्म कर ली। अब अपन क्या पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट, अम्ल एवं क्षार और लवण क्या होते हैं और इनका कैसे होता है इनका बेस। देखो मैं छोटे से छोटा बेस लेकर के चलूंगा, आपके लिए प्रॉपर समझाऊंगा कि अम्ल क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहां से पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो देखो अम्ल, पहला जो होता है अम्ल, अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं इनको? एसिड। और अम्ल होते वे कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ये आप पढ़ करके आए। और लाल लाल को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ये कक्षा 8 में पढ़ करके आए आप। ठीक है भाई, तो यही परिभाषा यहां पर है। अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। लाल को क्या कर देते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, कर देते। ठीक है भाई, आ गई समझ में? नहीं 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 नहीं, नहीं। नीले को क्या कर देते हैं? नीले को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई साहब? नीले को लाल कर देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो हमने अम्ल की क्या परिभाषा सुनी कि अम्ल जो होते हैं वे स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं तथा नीले को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये क्या हुई अम्ल की परिभाषा। अर्थात अपन इसकी सेकंड परिभाषा देखें तो अपन के पास में क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। या इसकी सेकंड परिभाषा क्या है इसकी? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? अम्ल कहलाते हैं। ये इसकी सेकंड परिभाषा है। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वो? अपन के पास में अम्ल कहलाते हैं। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? आगे देखो अपन के पास में, जैसे अपन के पास में और क्या होते हैं, जैसे प्रबल अम्ल क्या होते हैं। तो देखो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? प्रबल अम्ल। आगे देखो प्रबल अम्ल। और प्रबल अम्ल की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं। पूर्णतः कैसे हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपन के पास में प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो हमने प्रबल अम्ल की क्या परिभाषा देखी है। तो प्रबल अम्ल वे होते हैं वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि अपन के पास में जैसे HCl, H2SO4। ठीक है भाई, तो H+ क्या है यहाँ पर? H+ है और Cl क्या है यहाँ पर? माइनस है। ठीक है, आगे बात समझ में? उसके बाद में आता है दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल की क्या परिभाषा देखो?
दुर्बल अम्ल। और दुर्बल अम्ल की जो परिभाषा वो क्या है अपन के पास में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में विलयन में पूर्णतः अपघटित नहीं होते हैं, वे क्या कहलाएंगे, वे अपन के पास में क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। जैसे कि अपन के पास में जैसे CH3COOH, ओके, आ गई आप बात समझ में, और NaOH, ठीक है भाई। तो अपन ने क्या देखा है कि जो अपन के पास में, जैसे कि अपन अम्ल की क्या परिभाषा देखी अपन ने कि जो अपन के पास में स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। अर्थात अपन के पास में ये हुआ कि अपन के पास में ये पूछे कोई क्वेश्चन वाला कि अपन के भाई अपन को क्या बताना, अम्ल बताना कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल मैंने क्या बता दिया, अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, नीले को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाते हैं। आगे बात समझ में। अर्थात हमसे इसकी सेकंड परिभाषा पूछे तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन पूर्णतः अपघटित होकर के H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपन के पास में अम्ल कहलाते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद में देखते हैं अपन क्षार। अब देखो अपन के पास में क्या है, क्षार। और क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एसिड। तो एसिड हमारे पास में क्या होते हैं, तो देखो अपन के पास में अम्ल क्या थे, स्वाद में कैसे थे, खट्टे थे, तो ये भी क्या हो गए, अम्ल, सॉरी क्षार। क्या, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं भाई साहब, कड़वे होते हैं, ठीक है। नीले लिटमस पत्र को लाल किसने किया था, अम्ल ने किया था। तो ये क्या करेगा, लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अर्थात हमसे इसकी सेकंड परिभाषा पूछे तो हम सेकंड परिभाषा क्या है, अथवा सेकंड परिभाषा देखो, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः अपघटित नहीं होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- देखते हैं, सॉरी, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, सीखा कि जो H+ आयन दे रहे वो कौन से कहला रहे, अम्ल कहला रहे, और OH- दे रहे वो क्या कहला रहे, क्षार कहला रहे। आगे बात समझ में। अब एग्जामिनर पूछता है, वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अम्ल को स्वाद के आधार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कैसे स्पष्ट करेंगे, अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं,
खट्टे होते हैं और क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, बस। ठीक है, अब देखो प्रमुख अम्ल, कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है, प्रमुख अम्ल, प्रमुख अम्ल कौन से में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सबसे पहले देखो अपन के पास में इमली में कौन सा पाया जाता है, देखो इमली में, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई साहब, इमली में जो पाया जाता है वो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक ना एक अम्ल पूछा जाता है इसके अंतर्गत, इसलिए क्या है, वेरी मोस्ट है। उसके बाद में संतरे में पूछा गया था, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, संतरे में, संतरे में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक, सिट्रिक अम्ल। ओके, आगे देखो अपन के पास में और कौन से, टमाटर में, चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में, डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है अपन के पास में, फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या फिर कौन सा पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ओके, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, टमाटर में, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक, ऑक्से, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, अम्ल। ठीक है भाई, उसके बाद में अपन के पास में मूत्र में, मूत्र में, मूत्र में, मूत्र में कौन सा पाया जाता है अपन के पास में, मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आगे देखो अपन के पास में टमाटर हो गया, मूत्र हो गया, उसके बाद में घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, घास में, घास में बेंजोइक अम्ल, जो अम्ल। ओके, उसके बाद में अपन के पास में, उसके बाद में नींबू में भी कौन सा पाया जाता है, नींबू में, नींबू में सिट्रिक, कौन सा भाई, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है भाई। आगे बात समझ में, और कौन से रह गए अपन के पास में, टमाटर हो गया, और कौन सा हो गया अपन के पास में, टमाटर में हो गया, दूध व दही में, दूध और दही और रह गया है ना भाई, दूध और वह दही में, दही में, दही लिख लो आप तो, दही में लैक्टिक अम्ल, कौन सा भाई, लैक्टिक अम्ल। और थोड़े रह गए, आगे बात समझ में, तो इसमें ये अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है भाई, बाकी के तो काफी है यार, जैसे सेब में, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है भाई, मैलिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन आपके लिए तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपन के पास में लवण। ठीक है भाई, लवण, अब जगह की देख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। अब देखो अपन के पास में क्या है, लवण। अब लवण की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, लवण, लवण। और लवण किसे कहते हैं, अम्ल व क्षार से परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, लवण कहते हैं।
तो अम्ल व क्षार, अम्ल अम्ल व अम्ल व क्षार से क्षार से परस्पर या आपस में, परस्पर बोलो या आपस में या परस्पर क्रिया करके, जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई साहब? जल बनाते हैं। अम्लित व क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। लवण व जल बनाते हैं। जैसे कि आप देखो मेरे पास में क्या कोई अम्ल है, अम्ल की कह रहा है, अम्ल ले लिया, HCl ले लिया मैंने। क्षार कह रहा है, क्षार क्या मैंने ले लिया, NaOH। ठीक है भाई, ऐसे आपस में क्रिया करेगा तो Na तो किसके साथ में जुड़ जाएगा, Cl के साथ में जुड़ जाएगा। तो NaCl प्लस में क्या बच गया अपन के पास में, हाइड्रोजन कितने बच गए, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और एक क्या बच गया आपके पास में, ऑक्सीजन। तो क्या बन गया हमारे पास में, अम्ल प्लस में क्षार लिया अपन ने, तो क्या परस्पर मिलकर के क्या बन गया लवण बन गया, प्लस में क्या बन गया, जल बन गया। ठीक है भाई, तो ये क्या कहलाई, इसकी अभिक्रिया कहलाई कि लवण किसे कहते हैं, तो लवण किसे कहेंगे, अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बना लेते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, क्या कहेंगे, उनको लवण कहेंगे। HCl प्लस NaOH बराबर क्या हो जाएगा अपन के पास में, NaCl प्लस H2O, जल बन गया। ठीक है, आगे देखो अपन के पास में सूचक, क्या भाई, सूचक और सूचक की परिभाषा क्या होती है, सूचक वे होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन या क्षारीय माध्यम में क्या करते हैं, अपनी प्रकृति की जांच बताते हैं कि भाई ये खट्टे हैं कि ये कड़वे, तो वही क्या कहलाते हैं अपन के पास में, सूचक कहलाते हैं। जो वे पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में तथा क्षारीय माध्यम में क्या बताते हैं, प्रकृति की जांच करके बताते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन, सूचक कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं उनको, सूचक कहते हैं। तो वे पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में प्रकृति की जांच करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहेंगे अपन, सूचक कहेंगे। अब देखो जो मैंने क्या कहा था, वो अम्ल तथा क्षारीय माध्यम के हमको सूचक की जांच करके बता दे कि ये अम्ल है कि ये क्षार है, उसी को क्या कह रहे हैं अपन, सूचक कह रहे हैं। सूचक होते हैं, जो सूचक होते हैं अपन के पास में, वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है वो कैसा होता है भाई साहब, प्राकृतिक सूचक। कौन से होते हैं भाई साहब, प्राकृतिक सूचक। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा प्रकार होता है अपन के पास में, वो कौन सा होता है, संश्लेषित। कौन सा होता है, संश्लेषित सूचक। और जो तीसरा प्रकार होता है अपन के पास में, वो कौन सा होता है, गंधीय सूचक। कौन सा होता है भाई, गंधकीय सूचक होता है। आगे बात समझ में, जो प्राकृतिक सूचक है, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उनको क्या कहते हैं अपन,
प्राकृतिक सूचक। संश्लेषित का क्या मतलब होता है, जो मानव निर्मित या कृत्रिम होता है उसको क्या कहते हैं अपन, कृत्रिम सूचक या प्राकृतिक सूचक। जो मानव द्वारा निर्मित हो उसको क्या कहते हैं अपन, प्राकृतिक संश्लेषित सूचक। और गंधीय सूचक कौन से होते हैं, वे पदार्थ जो गंध अम्लीय तथा अम्लीय गंध और क्षारीय गंध की सूचना की क्या कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, वो क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे अपन, गंधीय सूचक कहेंगे। अब देखो मेरे पास में प्राकृतिक सूचक की तो परिभाषा क्या है, वे पदार्थ जो अपने प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है अपन के पास में प्राकृतिक सूचक का उदाहरण, एग्जाम्पल, जैसे कि ऐसा पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अति आवश्यक से पूछा जाता है, इसलिए आपको याद करके रखना है। जैसे कि हल्दी, हल्दी का पेड़ देखा होगा आपने खूब, ठीक है भाई। उसके बाद में होता है वो कौन सा होता है अपन के पास में, गुड़हल का पेड़, गुड़हल और लिटमस, ये क्या हो गए इसके प्राकृतिक सूचक के क्या हो गए अपन के पास में उदाहरण हो गए। प्राकृतिक सूचक की कोई परिभाषा लिखना चाहता है तो लिख सकता है वो कि वे पदार्थ जो प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उसके बाद में संश्लेषित सूचक कौन से होते हैं, वे पदार्थ जो अपन को मानव निर्मित द्वारा होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, संश्लेषित सूचक, या इनको कृत्रिम भी सूचक कहते हैं, ठीक है भाई। जैसे कि उदाहरण है इसका, जैसे कि इसका उदाहरण है अपन के पास में, इसका उदाहरण है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज। और दूसरा तीसरा कौन सा होता है इसका, दूसरा कौन सा होता है, फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन, ठीक है भाई, ठीक है भाई। फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज, ये अधिकतर एग्जामिनर में पूछा जाता है, ठीक है भाई, ये अधिकतर एग्जामिनर में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। अब देखो गंधीय सूचक, गंधीय सूचक की पहले परिभाषा देखो आप। गंधीय सूचक कुछ ऐसे सूचक होते हैं, कुछ ऐसे सूचक होते हैं, सूचक होते हैं जिनकी गंध, जिनकी गंध, जिनकी गंध, गंध अम्लीय, अम्लीय या अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है भाई, भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं अपन, गंधकीय सूचक कहते हैं। वे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध कैसी होती है, अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में कैसी होती है, अलग अलग होती है, उनको क्या कहते हैं अपन, गंधीय सूचक। जैसे कि उदाहरण है अपन के पास में, जैसे कि उदाहरण है लौंग का तेल, लौंग का तेल, वेनिला, ठीक है भाई। तो ये क्या है, इसका उदाहरण है। आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब कुछ कैसी आएंगे अपन के पास में, अब रासायनिक अभिक्रिया आएंगी। घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान है, बस समझने की आवश्यकता है, ठीक है भाई। देखो इसको, फिर आगे अपन बढ़ते